हेलो स्टूडेंट्स, कैटनरी का ये 13th वीडियो, एग्जाम्पल्स अनकॉमन कैटनरी का ये 9th वीडियो है। एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 18 आपके सामने है, आधे आधे हिस्से में दोनों में लिखे हुए हैं। फिगर भी हमने बना दिया है। पहले आप एग्जाम्पल 17 पर ध्यान दें, एग्जाम्पल 18 लिखा रहेगा लास्ट तक। A and B are 2 points in the same horizontal line. A and B are 2 points in the same horizontal line. Distant 2a apart. A से B के बीच की दूरी 2a है. DA and DB are two equal heavy strings. बराबर बराबर भार वाले दो स्ट्रिंग्स हैं, tied together at D. D पर बांध दिए गए हैं कसकर, and carrying a weight at D. and carrying a weight से W at D. ओके ये बराबर बराबर भार वाले दो स्ट्रिंग हैं, इनकी लंबाइयां भी बराबर है। देखो लिखा हुआ है इफ L इज द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, ये लंबाइयां भी बराबर है। और ये जो D है AB से स्मॉल d नीचे है, स्मॉल d नीचे है। तो सिद्ध करना है कि the parameter small c of the catenary in which either string hangs is given by this expression. देखो फ्रीली हैंगिंग तो यह है ना, इस पर एक वेट लटक रहा है। जब किसी चेन या स्ट्रिंग पर आप वेट लटका दोगे तो वो शेप कैटनरी का नहीं होगा। हाँ, लेकिन जैसे ये हिस्सा है एडी, ये किसी कैटनरी का पोर्शन हो सकता है। बीडी भी किसी कैटनरी का पोर्शन हो सकता है ड्यू टू सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री माना कि C1 उस कैटनरी का वर्टेक्स है जिस कैटनरी का पोर्शन है AD। माना C2 उस कैटनरी का वर्टेक्स है जिस कैटनरी का पोर्शन है BD। ठीक है ना। C1 से D तक की दूरी S1 है, तो यह भी दूरी जाहिर सी बात S1 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों कैटनरीज जो है बाय नेचर एक ही होंगी, यानी इनका जो पैरामीटर होगा वो एक ही होगा। पैरामीटर माने वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से ऊंचाई। तो डायरेक्ट्रिक्स तो क्लियर ही एक्स एक्सिस है, यही है। देखो अब इसी हिस्से को हमने यहां बनाया हुआ है। जो वाई एक्सिस होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, वो कहां से होकर जाता है? वर्टेक्स से। तो इसलिए यहां पे भूल ना करिएगा वाई एक्सिस खींचने की। ये वाई एक्सिस इस कैटेगरी का अध्ययन जब करेंगे तो उसके लिए वाई एक्सिस यहाँ खिंचाएगा। इस कैटेगरी का अध्ययन जब करेंगे तो उसके लिए वाई एक्सिस यहाँ खिंचाएगा। फिलहाल सिमेट्री के कारण हम ये वाला हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं। जो भी गणित इस हिस्से के लिए लगेगा वही गणित इस हिस्से के लिए भी लगेगा। तो इस हिस्से को हमने ले लिया। तो अब C1 से A तक की दूरी कितनी हो गई? अगर इसको हमने S1 मान लिया, ये L दिया हुआ है, तो पॉइंट A पर आर्क लेंथ हो गया S1 प्लस L, वो हमने ये दिखा दिया है। दिस इज स्मॉल c पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी हुज पोर्शन इज द स्ट्रिंग AD। ओके, अब इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। चूंकि यहां पे स्पेस कम था इसलिए D के कोऑर्डिनेट्स हमने अलग से लिख दिए हैं, x2 y2। अब हम आइए सोल्यूशन की बात करें। अब सोल्यूशन के लिए जगह है ना, इसलिए मिटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। Let capital C1 be the vertex of the catenary, catenary बोले तो कॉमन catenary, whose portion is AD, such that
ये भी चर्चा कर दें। C1D, आर्क C1D इक्वल टू S1, देन क्लियरली आर्क C1A is equal to S1 plus L. Now at A and D, applying the formula, S equal to C sin hyperbolic x by C, we get, पहले A पर ना, पहले A पर फिर D पर, तो A पर S कितना है, S1 प्लस L इक्वल टू C, सब बराबर है, साइन हाइपरबोलिक x1 बाई C, कामा D पर S1 इक्वल्स टू C साइन हाइपरबोलिक x2 बाई C, सब्ट्रैक्टिंग वी हैव द वैल्यू ऑफ L, तो L निकल जाएगा। इसी प्रकार से D के लिए हम y वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे, फिर दोनों को वर्ग करके घटा देंगे, बस आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट L इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x1 बाई C माइनस C साइन हाइपरबोलिक x2 बाई C, नंबर 1। इसको ध्यान से देख लीजिए, उतार रहा हो तो उतार लीजिए, समझ रहे हो तो समझ लीजिए। ओके, at A and D, applying the formula, y equal to C cos hyperbolic x by C, we have A पर y1 इक्वल टू C cos hyperbolic x1 by C, y2 इक्वल टू C cos hyperbolic x2 by C, implies that y1 कितना होगा, यहां से यहां तक की ऊंचाई ना, डायरेक्ट्रिक्स से ये पूरी ऊंचाई, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई स्मॉल c है और ये ऊंचाई d है, तो हो जाएगा d प्लस C। C न लेकर के इसको y2 ले लो, ये ऊंचाई है y2, C नहीं है, C बेटा यहां से यहां तक है ना, देखो भी चूक न जा रहे थे, यहां से d तक की ऊंचाई इसका y कोऑर्डिनेट होगा, तो y2, y1 हो गया y2 प्लस d इक्वल टू C cos hyperbolic x1 by C and y2 इक्वल टू C cos hyperbolic x2 by C, subtracting we have D equal to C cos hyperbolic x1 by C minus C cos hyperbolic x2 by C, ये देखो L आ गया, D आ गया है ना, ये स्क्वायर करके घटा दो, फिर ये रिजल्ट अपने आप ही आएगा। अब मैं फिगर हटा रहा हूँ, अब फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। x1 माइनस x2 कितना होगा, ये फिगर की जरूरत पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे y एक्सिस हमने किया ना, तो x1 तो ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हो गया x1, ये
समझे भैया। और अब देखो इस C1 से थोड़ी दूर पे D है, तो C1 से थोड़ी दूर पे ये D होगा, ये D होगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया x2। ओके, और ध्यान से अब देखें कि A से जो होकर के वर्टिकल जा रहा है और D से होकर जो वर्टिकल जा रहा है उनके बीच की दूरी A है। तो A से होकर के जो वर्टिकल जा रहा है और D से होकर के जो वर्टिकल जा रहा है उसके बीच की दूरी A है। मतलब क्या हुआ, x1 माइनस x2 इज A। बस अब यही एक रिजल्ट, x1 माइनस x2 इक्वल टू A मार्के का रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, इस पर गौर करना होगा और इसका उपयोग लास्ट में चल के हम कर देंगे। तो ये आ जाएगा A/C। भाई जब इसको वर्क करके घटाओगे तो पहले तो रिजल्ट x1 x2 में उलझा रहेगा, फिर वो x1 x2 से मुक्ति यही रिजल्ट दिलाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। नाउ क्या है, L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर, C स्क्वायर कॉमन ले लें और फिर ब्रैकेट में लिख दें साइन हाइपरबोलिक x1 बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक x2 बाई सी होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, C स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस हाइपरबोलिक x1 बाई सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक x2 बाई सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बाई सी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 बाई सी माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक x1 बाई सी इंटू साइन हाइपरबोलिक x2 बाई सी, ये पहला ब्रैकेट हो गया, माइनस C स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बाई सी प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 बाई सी माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक x1 बाई सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक x2 बाई सी, ये रहा। C स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लें और इस सबको मिलाएं इक्वल टू C स्क्वायर ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बाई सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 बाई सी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 बाई सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 बाई सी। ओके, इसके बाद देखो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, जोड़ ही तो रहे हैं हम। तो अब आ जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 2 ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक x1 बाई सी कॉस हाइपरबोलिक x2 बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक x1 बाई सी साइन हाइपरबोलिक x2 बाई सी, ये रहा इक्वल्स टू C स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू आएगी -1, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है, ये भी -1 आ गया और ये हो गया +2 कॉस हाइपरबोलिक का ये फार्मूला होता है, इसमें माइनस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये है कॉस हाइपरबोलिक x1 बाई सी माइनस x2 बाई सी, ये रहा इक्वल टू C स्क्वायर इंटू इसको पहले लिख दें हम 2 कॉस हाइपरबोलिक x1 माइनस x2 बाई सी माइनस 2 इक्वल्स टू 2C स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक a बाई सी माइनस 1, यही लाना था, यहाँ लिख दिए सिंस x1 माइनस x2 इक्वल टू a। अब आइए उस एग्जाम्पल को हम देखें, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बगल वाला, एग्जामिनेशन में पूछे जाने के लिहाज से। और ये जो एग्जाम्पल 18 का रिजल्ट है ना बेटा, इस पर बेस्ड आपको कम से कम 3-4 सवाल मिलेंगे, इस पर बेस्ड, डायरेक्टली इस रिजल्ट पर बेस्ड।
इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। अब ये थोड़ा सा जुदा है। उसमें क्या था कि दो स्ट्रिंग को डी पर बांध दिया गया था। इसमें क्या है कि पहले एक स्ट्रिंग ऐसे लटक रही है। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। एक ही लेवल पे ये स्ट्रिंग लटक रही है, तो जाहिर सी बात है इसका शेप क्या होगा, कॉमन कैटनरी होगा, ठीक है ना। एंड अ वेट डब्ल्यू डैश इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। इसके लोएस्ट पॉइंट पर एक वेट अटैच कर दिया गया, तो ये खिंच गया। अब खिंच गया तो इस समय जो शेप आपको दिख रहा है ये कैटनरी का शेप नहीं है, लेकिन इस समय ये जो बाएं दाएं के दो पोर्शन हैं, अलग अलग पोर्शन है ना, एक इधर एक इधर, ये दोनों पोर्शन किसी कैटनरी के पोर्शन हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये देखा, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यहां लिखा होना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आप मान के चलें कि अगर ये भी तर्क दे सकते हो कि अगर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता तो लिखा होता, जो कुछ लिखा नहीं है इसलिए इन एक्सटेंसिबल है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है इसकी लंबाई मान लीजिए l/2 है, मान लीजिए l/2 है। तो देखो ध्यान से देखो, जब हम वेट लटकाएंगे, अच्छा ये इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है, ये इलास्टिक नहीं है, तन्य नहीं है, तनने वाली नहीं है। तो जब वेट लटकाओगे तो ये खिंच गया, तो खिंचने से क्या इसकी लेंथ भी खिंच जाएगी क्या? नहीं ना, इसकी लेंथ नहीं खिंचेगी। इसलिए इस फिगर में देखें, जो लेंथ AC की है वही लेंथ AC डैश की है। ये C डैश पॉइंट है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है आर्क AC इक्वल टू आर्क AC डैश। चूंकि हमने लंबाई इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हमने लंबाई L मान लिया है, L लंबाई मान लिया, तो l/2 इधर, l/2 इधर, तो वही l/2 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ये बात समझ रहे हैं ना। चूंकि ये डोरी इलास्टिक नहीं है, तनने वाली नहीं है, खींचने वाली नहीं है, इसकी लंबाई में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो यहाँ वेट लटकाओगे तो केवल शेप ऑफ द कर्व चेंज हो गया, कर्व का शेप चेंज हो गया। इस पोर्शन की लंबाई, इस पोर्शन की लंबाई प्रिजर्व्ड है, वो नहीं बदला है। ठीक, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W is attached from 2 points at the same level and a weight capital W dash is attached to its lowest point। जब C पर आपने W dash वेट लटका दिया तो C खिंच के आ गया C dash पर। अब ये जो AC था वो खिंच के हो गया AC dash। खिंच के मतलब उसकी लंबाई बढ़ी नहीं है, खिंच के शब्द मत कहिए, वो खिसक के आ गया कहिए। हाँ, खिंच के कहने से लग रहा है कि जैसे खिंच गया, ना ना ना, खिंच शब्द मत बोलिए। ये C खिसक के आ गया C dash पर, तो ये लंबाई में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि डोरी इनएक्सटेंसिबल है। तो अब ये जो पोर्शन है ये माना कि उस कैटेनरी का पोर्शन है जिसका वर्टेक्स C1 है। ये जो पोर्शन है माना उस कैटेनरी का पोर्शन है जिसका वर्टेक्स C2 है। ठीक, अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा आर नाउ, मतलब वेट लटकाने के बाद C डैश पर आ गया, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन क्रमशः अल्फा और बीटा है। हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है। इस पोर्शन के लिए भी तो यही होगा, यहाँ पे उतना ही एंगल बनेगा, यहाँ पे उतना ही एंगल बनेगा। तो ये आपको tan अल्फा अपान tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमने देखो क्या किया, हाफ पोर्शन को ले लिया C1 वाली कैटनरी को, कि माना C1 वर्टेक्स से उस कैटनरी का जिसका पोर्शन है AC डैश। तो ये जो इस कैटनरी का हमने बना दिया हाफ पोर्शन, तब यहाँ से y एक्सिस खिंचाएगा, है ना, यहाँ से y एक्सिस खिंचाएगा। जब ये कैटनरी, जब ये डोरी यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही थी तब भी ये y एक्सिस की भूमिका में था, हाँ। लेकिन जब ये खिंच गए, फिर खिंच शब्द बोलना, जब ये इस शेप में आ गया तब ये सरक गया इधर ना, वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी शिफ्ट हो गया, तो y एक्सिस यहाँ से खिंचाएगा। y एक्सिस हमेशा C1 से ही होके जाने वाली लाइन को कहते हैं। और ये C डैश, ये AC डैश है, ये है ना। तो यही है, मान लिया कि ये जो कैटनरी AC1 है, हाफ कैटनरी, उसका पैरामीटर स्मॉल c1 है। तो अब आइए इसका हम लोग सोल्यूशन लिखा। लंबाई चूंकि दी नहीं गई है इसलिए हम लंबाई 2L भी ले सकते थे, L भी ले लिया, जो इच्छा करे ले लिया। 2L लेते तो L बांट देते दोनों तरफ, L लिया है तो L/2 बांट देंगे। स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ लिया ही जाता है, ये स्टैंडर्ड
नोटेशन है। तो अगर एल लेंथ ले लिया और स्मॉल डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, L/2 में स्मॉल डब्ल्यू से गुणा कर देंगे, तो कुल मिला के आइए लिखा जाए। लेट फिगर देखते चलिएगा, लेट ACB बी द स्ट्रिंग, बी द स्ट्रिंग, ब्रैकेट में लिख दो इन द फॉर्म ऑफ कैटनरी, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमन कैटनरी। इन द शेप लिख दो, अच्छा लगेगा, SHAPE, इन द शेप ऑफ अ कॉमन कैटनरी ऑफ लेंथ L एंड वेट कैपिटल W, देन हाँ लेंथ L हम ले रहे हैं ना, तो L/2 बांटेंगे, तो कैपिटल W बराबर हो जाएगा L इंटू स्मॉल W। रिजल्ट नंबर 1 ये आपके पास है, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। लिखना चाहे तो आप लिख दें वेयर, न लिखना चाहे तो स्टैंडर्ड है स्मॉल डब्ल्यू के बारे में। स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट, इज द वेट ऑफ द कैटेनरी, मत कह दीजिएगा, कैटेनरी शेप है, कर्व है, उसका वेट नहीं होता। इज द वेट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चेन पहले क्वेश्चन में देख लिया करो, स्ट्रिंग लिखा रहा है तो स्ट्रिंग लिखा करो, चेन रहे तो चेन लिखा करो। वेयर स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, फुल स्टॉप। दूसरा पैराग्राफ, लेट अ वेट कैपिटल W डैश be attached to C and the catenary will take the shape, AC dash B, AC dash B, which is not a catenary, ब्रैकेट में लिख दीजिए, which is not a common catenary, full stop. Let capital C1 be the vertex, of the common catenary whose portion is AC dash, whose portion is arc AC dash. Let small c1 be the parameter, of the catenary, हाफ पोर्शन केवल लिख रहे हैं AC1, जैसा कि फिगर में यहां दिखाया हुआ है। ये रही बात, ध्यान से भैया लिख पढ़ लो, देख लो, समझा तो हमने दिया ही सारी बातों को। तो सबसे पहले हम C1 की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल C1 की, उसके बाद तब बातचीत आगे बढ़ेगी। ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इसको हम यहीं कहीं लिख दे रहे हैं, कैपिटल W इज इक्वल टू L स्मॉल W। अब हम स्मॉल C1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ द पैरामीटर स्मॉल C1
एट सी डैश द इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स सी डैश पर, यहां पर देखो इधर एक फोर्स ये है तो इसका टी साइन बीटा इधर होगा ना, टी साइन बीटा, और इसका भी तो टी साइन बीटा इधर होगा, तो इधर हो गया 2t साइन बीटा जो बैलेंस किया जाएगा W डैश से। टी साइन बीटा प्लस टी साइन बीटा इक्वल टू W डैश। ये ध्यान रहे, ये लिखा है एट सी डैश इंप्लाइज दैट 2t साइन बीटा इक्वल टू कैपिटल W डैश इंप्लाइज दैट 2 t बराबर होता है स्मॉल w इंटू वाई। वाई कहाँ पर, ये लिखा है सी डैश पर, ये लिखा है साइन बीटा इक्वल टू कैपिटल W डैश। अब y बराबर होता है सी सेक्स आई, y बराबर सी सेक्स आई इंप्लाइज दैट 2 स्मॉल w, y की जगह हमने लिख दिया C1 सेक बीटा इंटू साइन बीटा इक्वल टू कैपिटल W डैश। ये ऑन द कैटेनरी AC1 ये बातचीत हो रही है, तभी ना हमने C1 इस्तेमाल किया है। तो अब बस आपको मिलने जा रहा है इंप्लाइज दैट 2 स्मॉल w C1 tan बीटा होगा ना, tan बीटा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू कैपिटल W डैश implies that small c1 equal to capital W dash upon 2 small w tan beta number 2। कैपिटल W डैश अपॉन 2w स्मॉल बीटा। फिर ध्यान से देख लें, अब इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, इस जगह का इस्तेमाल अब हम सोल्यूशन में कर लें। ये रहा, on the catenary AC1 AC dash इक्वल टू देखिए AC dash इक्वल टू AC1 माइनस C dash C1, AC1 माइनस C dash C1 implies that AC डैश को हम क्या लिख दें, ये देखो AC डैश को हम AC लिख दें, AC इक्वल टू AC1 को हम लिख दें आर्क लेंथ एट A माइनस C डैश C1 को हम लिख दें आर्क लेंथ एट C डैश, आर्क लेंथ एट कैपिटल C डैश, और लॉजिक लिखे सिंस AC डैश आर्क इक्वल टू AC आर्क, ये लिखा हुआ है, और इसकी जगह हम क्या लिख दें L/2 इक्वल टू S बराबर C tan साई वाला फार्मूला लगाएं तो हो जाएगा C tan अल्फा, और C कौन सा लेंगे, अब C1 लेंगे ना, क्योंकि हम इस कैटेनरी पर हैं, इस पर, माइनस स्मॉल C1 tan बीटा, C डैश पर टेंजेंट का इंक्लिनेशन बीटा है, हो गया। C1 की वैल्यू रख दीजिए बस, implies that L/2 इक्वल टू C1 कॉमन ब्रैकेट में tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू C1 की वैल्यू है कैपिटल W डैश अपॉन 2 स्मॉल w tan बीटा ब्रैकेट में tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया, implies दैट इस W को इधर कर दें तो हो जाएगा L स्मॉल w इक्वल टू
कैपिटल डब्ल्यू डैश ब्रैकेट tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan बीटा। ये रहा। अगर आपको याद हो इक्वेशन नंबर 1, एल डब्ल्यू बराबर क्या था, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू डैश ब्रैकेट में tan अल्फा अपॉन tan बीटा और -1। यहाँ लिखना चाहे लिख दें बाई वन ये इस्तेमाल किया ना हमने। रिजल्ट आ चुका है, केवल इधर उधर करना है बस। implies that capital W upon capital W dash equal to tan alpha upon tan beta -1। आपको क्या निकालना था, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो कुछ साइन की गड़बड़ी हो गई क्या? हाँ ठीक है, tan अल्फा आंसर में माइनस नहीं भाई, प्लस है। ओके मैं सोचा कि माइनस है। इम्प्लाइज दैट tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल W डैश। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। बहुत ही बढ़िया ये एग्जाम्पल थे, दोनों बहुत बढ़िया थे। और उसमें से जो दूसरा वाला है ये एग्जामिनेशंस में हर जगह बहुत पूछा जाता है, हर बोर्ड में, हर यूनिवर्सिटी में। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अब हम जो एग्जाम्पल दूसरा वाला पढ़े हो ना, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल आपको अगले वीडियो में बताएंगे।